बहुत समय पहले रतनपुर नामक एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके 3 अच्छे मित्र थे, रवि, कमल और विरजू। वैसे तो ये सभी उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके मन में एक शंका चल रही थी। उस शंका का समाधान पाने के लिए वह एक संत के पास पहुंचा। नमस्ते साधु महाराज। खुश रहो बालक, बताओ कैसे आना हुआ। मैं जानता हूँ ये अजीब बात है, पर मेरे 3 मित्र हैं। उन तीनों में मेरा सच्चा मित्र कौन है, ये मुझे जानना है। नहीं, ये बिल्कुल अजीब नहीं है। इस उम्र में ऐसे विचार आना बिल्कुल स्वाभाविक है। चलो, मैं तुम्हें कुछ बिंदु बताता हूँ जिससे तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। वह संत मोहन को 3 बिंदु बताता है, जिससे वह अपने सच्चे मित्र का पता लगा सकता है। मोहन वापस आ जाता है और अपना काम शुरू करता है। उसने एक लड़के को बुलाया और उससे कहा कि वह उसके दोस्तों के बीच एक झूठ फैलाए। लड़के ने जाकर उन सब से कहा कि मोहन अपने पिता के पैसे चुराता है। विरजू के अलावा उसके 2 दोस्त रवि और कमल मोहन के पास आ गए और उसे पूछने लगे। मोहन, क्या ये सच है कि तुम अपने पापा के पैसे चुराते हो? बुरा मत मानना, लेकिन एक लड़के ने हमसे ऐसा कहा था। हम तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचना चाहते, इसलिए सीधे तुमसे पूछने आ गए। हाँ मोहन, बताओ, क्या ये सब झूठ है ना? तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। लगता है तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिसने भी कहा है सरासर झूठ है। तभी मोहन ने देखा कि विरजू वहां नहीं आया है। उसने सोचा कि विरजू ने बिना पूछे ही उसके खिलाफ कही गई बात को मान लिया। उसे लगा कि विरजू उसका सच्चा मित्र नहीं है, लेकिन उसे अभी भी अपने दोस्तों की ओर परीक्षा लेनी थी। अगले दिन अरे रवि, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे उधार चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं मोहन भाई। तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत हो, तुम मुझसे बेझिझक ले सकते हो। रवि ने बिना किसी सवाल के कुछ पैसे मोहन को दे दिए। मोहन ने रवि का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। अरे विरजू, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये लो मित्र, 500 रुपए। विरजू ने भी बिना कुछ ज्यादा कहे मोहन को पैसे दे दिए। फिर मोहन कमल के पास पहुंचा। अरे कमल, तुम यहाँ बैठे हो? मुझे तुमसे काम था। मुझे 500 रुपए की जरूरत है। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? 500 तो नहीं, पर मेरे पास 50 रुपए हैं। यदि तुम्हें चाहिए तो ये रख लो। पर मुझे बहुत जरूरत है। मोहन को कमल की यह कंजूसी बहुत बुरी लगी। उसने सोचा शायद कमल उसका सच्चा मित्र नहीं है, क्योंकि उसने जरूरत के वक्त कोई मदद नहीं की। रवि, तू तो मेरा सच्चा मित्र है। मैं तुझे एक राज की बात बताऊं? मेरी माँ सौतेली है। ये बात बस हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अरे मोहन, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ऐसा तो पहले कभी नहीं बताया। पर चलो, तुम मुझ पर भरोसा करते हो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ दिन बाद जब मोहन रास्ते से जा रहा था तो उसे एक व्यक्ति मिला और उसने कहा। क्या बात है मोहन, सुना है तुम्हारी माँ सौतेली है? मोहन को बहुत बुरा लगा। उसे समझ आ गया कि रवि ने उसका राज खोल दिया। साधु महाराज के बताए 3 बिंदु पूरे हो गए थे, पर उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि उसका सच्चा मित्र कौन है। इसीलिए वह संत के पास गया और सारी बात बता दी। महाराज जी, जो आपने मुझे 3 बिंदु बताए थे उनका मैंने पालन किया और अपने दोस्तों की परीक्षा ली। पर मुझे लगा कि मेरा कोई भी दोस्त सच्चा मित्र नहीं है। सभी किसी न किसी परीक्षा में असफल हो गए। संत कुछ बोलने ही वाले थे कि उससे पहले मोहन के सारे मित्र वहां आ गए। अरे, तुम सब यहाँ? हम बताते हैं सच्चा मित्र कौन है। हमें लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब हम तुम्हारे मन की सारी शंकाएं ही दूर कर देते हैं। अब वे लोग बताना शुरू करते हैं। मोहन, जब उस लड़के ने बताया कि तुम अपने पिताजी के पैसे चुराते हो, तो मैंने तुमसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो फिर पूछकर तुम पर शक क्यों करता?
यह सुनकर शर्मिंदा हो गया। कमल ने मोहन से कहा, मोहन, जब उस लड़के ने बताया कि तुम अपने पिताजी के पैसे चुराते हो, तो मैंने तुमसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो फिर पूछकर तुम पर शक क्यों करता? मुझे माफ कर दो कमल, ये बात मुझे तो पता ही नहीं थी। और तभी इतने में रवि बोला, मोहन, जब तुम मुझे अपने राज की बात बता रहे थे तब उस आदमी ने पीछे से सुन लिया था। अपने अपने हिस्से की सच्चाई बताकर मोहन के दोस्त अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अंत में सभी मित्र हंसी खुशी समय बिताने लगे। राजू के गांव में बहुत दिनों से बारिश न होने के कारण हर जगह सूखा पड़ चुका था। खेत खलिहान सब बर्बाद हो चुके थे। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वह दूसरे गांव चला जाएगा। उसने बहुत जगह काम ढूंढा और लोगों से काम के बारे में पूछा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। क्योंकि वह उस गांव का नहीं था, इसलिए उसे वहां कोई जानता भी नहीं था। कोई भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। राजू बहुत परेशान और निराश हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उसके पास उस गांव के सेठ लालचंद आते हैं। अरे भाई, तुम यहाँ रास्ते में क्यों बैठे हो और कहाँ से आए हो? इस गांव के तो नहीं लगते। साहब, मैं पास के गांव में रहता था। हमारे गांव में कई दिनों से बारिश ना होने के कारण कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ सूख गया है। मैं एक मजदूर हूँ, वहां कोई काम नहीं था, इसी कारण मैंने इस गांव में पनाह ली। परंतु यहाँ भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं कल से भूखा हूँ। तो ये बात है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम मेरे पास काम कर सकते हो, परंतु काम थोड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपए दूंगा और खाना भी मुफ्त मिलेगा। साहब जी, ये तो मेरा बहुत भला हो जाएगा। मुझे और क्या चाहिए? मुझे कौन सा काम करना होगा? मेरे पास 30 गायें और 25 बकरियां हैं। उनकी देखभाल करनी होगी, उनकी साफ सफाई और बाकी सभी काम देखने होंगे। ये इतना आसान नहीं है, मैं जानता हूँ। अगर तुम करना चाहो तो मैं तुम्हें ये काम दे सकता हूँ। साहब जी, मैं ये काम कर लूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। परंतु मुझे आपसे एक विनती भी करनी है। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। कृपया मुझे रहने के लिए कोई ठिकाना दे दीजिए। सेठ ने राजू को ध्यान से देखा, फिर थोड़ा सोचकर कहा, राजू, गौशाला के पास मेरा एक डेरा है। वहां एक कमरा है जहां मेरा एक और काम करने वाला रहता है। तुम वहां रह सकते हो। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन राजू काम पर लग गया। वह बहुत मेहनत और दिल से काम करता था। इतनी सारी गाय और बकरियां संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर मजबूरी थी, इसलिए उसे काम करना ही पड़ा। उसे रात तक काम करना पड़ता था। राजू के साथ सेठ का एक और नौकर रहता था जिसका नाम राजन था। राजन राजू से अच्छे से बात नहीं करता था क्योंकि उसे राजू के साथ कमरा बांटना पड़ रहा था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ऊपर से राजू की मेहनत देखकर सेठ भी उससे बहुत खुश थे। यही बात राजन को चुभ रही थी। वह चाहता था कि किसी तरह राजू यहाँ से चला जाए। अगले दिन सुबह सुबह ही सेठ उनके कमरे में आए। उन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए। अरे राजू, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। अब गाय का दूध काफी ज्यादा और बेहतर मिल रहा है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। इसलिए अब से तुम्हें 800 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह दिल से काम करते रहना। सेठ ने राजन से कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। अब राजन मन ही मन राजू से जलने लगा। ऐसे ही 2 साल बीत गए। राजू अपने सारे पैसे बचाता रहा। अब उसके पास काफी पैसे इकट्ठा हो गए थे। वह सेठ का काम भी अच्छे से करता था। एक दिन राजू गांव के बाजार में अपने लिए कुछ लेने आया था। तभी उसने 2 लोगों को बातें करते हुए सुना।
अरे सुना तुमने, गांव में आजकल कितनी चोरियां हो रही हैं। कल रात बेचारे राकेश ने जिंदगी में जितने भी पैसे जमा किए थे सब चोरी हो गए। उसका रो रो कर बुरा हाल है। हाँ, मैं भी उससे मिला था। बेचारा बहुत परेशान था। वो तो गांव छोड़कर शहर जा रहा है। मैं भी कल शहर जा रहा हूँ। अपने जितने भी पैसे जमा हैं सब बैंक में जमा करा दूंगा। यह सब सुनकर राजू परेशान हो गया। उसने बड़ी मेहनत से थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे। उसका सपना था कि वह इन पैसों से एक घर बनवाएगा और थोड़ी जमीन खरीदेगा, इसीलिए वह पैसे बचा रहा था। राजू काम करके जब कमरे में आया तब उसे परेशान देखकर राजन ने उससे पूछा, क्या हुआ? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ हो तो मुझे बता सकते हो। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजू जानता था कि राजन उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वह अपनी परेशानी उसे बताना नहीं चाहता था। लेकिन जब राजन ने उससे पूछा तो उसने सब बता दिया। फिर राजन कुछ सोचता है और कहता है, राजू, इसके दो हल हो सकते हैं। या तो तुम शहर चले जाओ, वहां तुम्हें चोरी का खतरा नहीं होगा, या फिर गांव में एक सेठ है जो लोगों के पैसे अपने पास अमानत के तौर पर रखता है, वहां रखवा दो। फिर तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। राजू राजन की बात पर गौर करता है और अगले दिन राजन राजू को सेठ के घर के पास ले जाता है। दोस्त, मैं इतना ही तेरा साथ दे सकता हूँ। अब तू जाकर सेठ से बात कर ले। मुझे अपना काम भी करना है। मैं चलता हूँ। फिर राजू भी सेठ के पास पहुंच जाता है। कौन हो तुम और किस काम से आए हो? सेठ जी, मुझे आपके पास अपने कुछ पैसे रखने हैं। मैंने सुना है कि आप लोगों के पैसे ईमानदारी से अपने पास रखते हैं। मैं गांव में हो रही चोरियों की खबर से बहुत परेशान हो गया हूँ। ऐसी बात है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? सेठ जी, मेरे पास 8,500 रुपए है। अच्छा लाओ, दे दो, मैं रख लेता हूँ। तुम जब चाहो मुझसे पैसे लेकर जा सकते हो। मैं इन्हें अच्छे से संभाल कर रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। समझो ये मेरे ही पैसे हैं, यहाँ से कोई इन्हें ले नहीं सकता। वह अपने पैसे सेठ को देकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। अब राजू के पास काफी पैसे इकट्ठा हो चुके थे। वह सेठ के पास जाकर कहता है, सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझ गरीब को काम दिया, 2 वक्त का खाना दिया और मेरा इतना ख्याल रखा। मेरे पास अब इतने पैसे हो गए हैं कि उनसे मैं अपना घर खरीद सकता हूँ। ये सब आपके कारण हुआ है। इतना कहकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेठ उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, राजू, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। तुमने दिन रात मेहनत की है। ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझसे मदद ले सकते हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सेठ जी, आज मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी चाहिए थी। मैंने अपने कुछ पैसे गांव के जमींदार के पास रखवाए हैं, उन्हें लेने जाना है। फिर आप मुझे घर का सौदा करा दीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ राजू। लेकिन जब राजू जमींदार के घर पहुंचता है और अपनी सारी बात बताता है तो जमींदार क्रोधित हो जाता है। कौन हो तुम? क्या काम है? जमींदार जी, मैं राजू हूँ। आपके पास 3 साल पहले पैसे रखवा कर गया था। अब उन्हें लेने आया हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई कागजात है? मैं ऐसे ही किसी के पैसे नहीं रखता। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपकी ईमानदारी देखकर ही पैसे रखवाए थे। आपने मुझसे किसी कागजात के बारे में नहीं कहा था। कृपया याद कीजिए। जमींदार राजू की एक भी बात नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। राजू की हालत देखकर राजन खुश होता है। वह मन ही मन सोचता है कि अब तो यह यहाँ से चला ही जाएगा। अगले दिन राजू रोते रोते अपनी सारी बात सेठ को बता देता है। अरे ये कैसे हुआ? तुम्हें उस जमींदार के पास पैसे रखने को किसने कहा था?
सेठ जी, राजन ने ही कहा था कि वहाँ एक ईमानदार जमींदार है। चोरी के डर से मैंने अपने पैसे उसके पास रख दिए थे। अब वो उन्हें देने से मना कर रहा है। फिर सेठ राजन को बुलाता है। राजन, तुम्हें पता था ना कि वो जमींदार कितना लालची है, फिर तुमने बेचारे राजू के पैसे वहां क्यों रखवाए? बेचारे राजन के पास सच बताने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। सेठ जी, मैं बस यही चाहता था कि राजू यहाँ से चला जाए। मैं उसका नुकसान नहीं करना चाहता था। राजन, तुम्हारी वजह से राजू का नुकसान हो गया। राजू के साथ तुम्हारा सुलूक मैंने देखा था, मैं सब समझता था, परंतु मुझे ये नहीं पता था कि तुम इस हद तक गुजर जाओगे। अब मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहता। शाम तक यहां से चले जाओ। यह सुनकर राजन सेठ से माफी मांगने लगा, पर सेठ ने उसे माफ नहीं किया। सेठ जी, राजन को माफ कर दीजिए। वो सच्चे दिल से माफी मांग रहा है। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। राजू के जोर देने पर सेठ ने राजन को माफ कर दिया। राजन को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने राजू और सेठ को एक योजना बताई। मुझे विश्वास है कि मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। फिर सेठ एक बड़ा बक्सा लेकर जमींदार के पास पहुंचे। मैं शहर अपने कारोबार के सिलसिले में जा रहा हूं। मुझे वहां कुछ दिन लग सकते हैं। इस कारण मैं अपने पैसे आपके पास रखवाने आया हूं। गांव के हालात तो आपको पता ही है। हाँ हाँ, गांव के हालात बहुत बुरे हैं। दिन दिन चोरी होती रहती है। अच्छा किया आप मेरे पास अपने पैसे ले आए। वैसे कितने पैसे हैं? इस बक्से में पूरे 3 लाख रुपए है। जमींदार की नजर बक्से से हट ही नहीं रही थी। वह किसी भी तरह सेठ से पैसे लेना चाहता था। जमींदार की आंखों से लालच साफ झलक रहा था। इतने में राजू अंदर आया। राजू को देखकर जमींदार के मुंह पर पसीना आ गया। वह नहीं चाहता था कि सेठ के सामने उसका सच सामने आए। उन्होंने राजू को देखकर तुरंत कहा, अरे राजू, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे आदमी सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम्हें तुम्हारी अमानत सौंपनी है, मैं अभी देता हूँ। जमींदार ने जल्दी से राजू को उसके पैसे दे दिए। राजू बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। राजू के जाते ही राजन वहां आया और बोला, सेठ जी, आप यहाँ बैठे हैं? अभी अभी खबर आई है कि शहर में जिस व्यापारी के पास आप जाने वाले थे वो कल ही यहाँ आ रहे हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। मेरी तो सारी चिंता ही खत्म हो गई। जमींदार साहब, अब मैं चलता हूँ। मेरा मसला हल हो गया है। अब ये पैसे रखवाने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु मैं आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। कभी भी जरूरत पड़ी तो आपके पास ही आऊंगा। जमींदार बस देखते रह गए और मन ही मन पछताते रहे। राजू ने सेठ और राजन का धन्यवाद किया। फिर राजू ने अपने लिए एक घर खरीद लिया। इसके बाद राजन और राजू पक्के दोस्त बन गए।